हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। मैंने जो अपनी वीडियो डाली थी रिगार्डिंग टिप्स एंड स्ट्रेटजीज बाय AAR 92, उसके बाद मुझे एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि जो फॉर्मूलाज हैं उनको याद रखने का कोई तरीका बताइए। कि मैं तैयारी तो मैंने अच्छी की पर मैं फॉर्मूलाज भूल जाता हूँ, उसकी वजह से पेपर में मेरा रैंक अच्छा नहीं आ पाता। तो ऐसा कोई तरीके बताइए या कोई तरीका बताइए या कोई ऐसे मेथड बताइए जो आपने इस्तेमाल किए हो जिससे आपकी अच्छी रैंक आई। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ तरीकों की, कुछ मेथड्स की जिनसे आप फॉर्मूलाज को याद रख सकते हो। एक सेट ऑफ मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे और एंड में उन सभी मेथड्स को मैं इस बोर्ड पे लिखूंगा सीक्वेंस वाइज। तो चलिए करते हैं बात सब मेथड्स की वन बाय वन करके। राइट, फर्स्ट मेथड, इन सभी मेथड्स को मैंने अपनी सीक्वेंस वाइज 1 to 9 अपनी टैब पे नोट कर लिया है। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट इज सॉल्व मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट मेथड, सॉल्व मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स। मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स। राइट, more and more numericals। अब जो ये वाला मेथड है, इनसे वैसे तो हम सबसे रूबरू हैं कि हाँ न्यूमेरिकल ज्यादा करेंगे तो हमें फॉर्मूला ज्यादा आएंगे वगैरह वगैरह। पर मैं जिस मेथड की बात कर रहा हूं आप उस पर ध्यान दीजिए। जो भी मैं आपको मेथड बताऊंगा ना, ये इनमें मैं जो एग्जांपल्स लूंगा वो चाहे हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं एग्जांपल्स, उनको ज्यादा फोकस में लेते हुए आपको बताऊंगा। पर जो भी मैं आपको मेथड्स बताऊंगा, एग्जांपल्स चाहे सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं पर मेथड जो होंगे वो कॉमन होंगे। आप चाहे A to Z कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, सभी के लिए ये मेथड्स कॉमन होंगे। इसलिए आपका कोई फ्रेंड कोई और एग्जाम दे रहा है, उसके लिए भी ये मेथड्स कारगर सिद्ध होंगे। जैसे मैंने फर्स्ट बताया है, सॉल्व मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पता है हमें वो कि न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व करने से हमारे फॉर्मूलाज अच्छे होंगे। ओके, पर इससे कुछ और बताइए। बता रहा हूं मैं। देखिए, मैंने जो आपको तरीका बताया है, मैंने आपको ये कहा था पिछली वीडियो अगर आप मेरी देखोगे कि मैंने कहा था कि आप एक फोकस्ड स्टडी कीजिए। क्योंकि मेरा मोटिव है कि अगर आप इधर हो बिल्कुल डाउन तो आपको मैं ऊपर लेके जाऊं, बिल्कुल इतना इतना डिफरेंस कवर करूं मैं। बाद में इधर से इधर वो तो आप हो ही जाओगे, उसमें कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, वो उसमें भी मैं आपकी सहायता कर दूंगा। पर इधर से इधर तक तो मैं लेके आऊंगा आपको। हाँ, जो बीच में कहीं है उसको भी मैं इधर तक लेके आऊं, पर जो बिल्कुल इधर है उसको भी मैंने इधर तक टॉप तक लेके आना है। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको क्या कहा था, फोकस्ड स्टडी करो किसी एक एग्जाम की। जैसे गेट का एग्जाम चुन लो, ESC का प्री उसके बाद होना है। ठीक है, तो एक बार आप गेट का एग्जाम चुन लो या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। देखिए, कोई भी एग्जाम की जब आप तैयारी करने लगते हो तो ज्यादातर ऐसा होता है कि उस एग्जाम की तो आप तैयारी कर ही रहे हो, पर उसके जो सिमिलर एग्जाम्स होते हैं उनकी भी आप तैयारी कर रहे होते हो साथ में, क्योंकि सिमिलर एग्जाम्स होते हैं। पर मैं भी आपको कह रहा हूं कि अब फिलहाल जब आपका लेवल इधर है तो आप एक फोकस स्टडी कीजिए। जो साथ वाले उसके रिलेटेड एग्जाम्स होंगे वो आप दे देना, फॉर्म भर देना, उनको दे देना एग्जाम्स। ओके, पर अभी फिलहाल के लिए आप एक फोकस्ड सिर्फ एक एग्जाम की ही आपको तैयारी करनी है, सिर्फ वो आप चुन लीजिए कौन सा। जैसे मान लीजिए अगर आपने गेट और ESC दोनों का सोचा हुआ है तो ESC डायरेक्टली ना चुनिए, गेट चुन लीजिए। अगर अभी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो ESC ना चुनिए, गेट चुन लीजिए। ज्यादा वो सेफर पाथ ये है। ठीक है, और उससे गेट का एग्जाम चुनने से कंसेप्ट आपके ज्यादा क्लियर होंगे।
ईएससी की कंपैरेटिवली। ठीक है, कंसेप्ट की क्लैरिटी की बात कर रहा हूं मैं। नॉलेज तो ऑफ कोर्स ईएससी में ज्यादा चाहिए होती है, पर कंसेप्ट की क्लैरिटी, न्यूमेरिकल्स की डिफिकल्टी वो गेट में ही ज्यादा होती है। तो फोकस, पहले तो एक एग्जाम चुन के पूरा फोकस उस तरफ लगा दीजिए। जब आप इधर इधर ऐसे वैसे भटकना आपने छोड़ दिया ना, तो आपकी एनर्जी और आपका टाइम बच गया। अब आप अर्जुन की तरह मछली की आंख में देख सकते हो। ठीक है, अब जब मछली की आंख में आप देखोगे तो आप इधर उधर ना देख के जो एक ही एग्जाम से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप सॉल्व कर पाओगे। उनको जब आप सॉल्व करने लग जाओगे तो आपके हाथ में ज्यादा न्यूमेरिकल्स होंगे। जब आप इधर उधर भटक रहे थे तो आपकी एनर्जी इधर उधर लग रही थी, तो थ्योरी में भी आपकी एनर्जी लग रही थी। बहुत ऐसी चीजें थी जिसमें आपकी एनर्जी जो लग रही थी अब वो सेव हो रही है, अब सेव हो रही है। अब जो जो आपके क्लास नोट्स हैं उनके भी न्यूमेरिकल्स आपको दोबारा दोबारा करने हैं। उनके न्यूमेरिकल्स दोबारा दोबारा कर रहे हो तो जो उनमें फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं उनकी बारी बारी प्रैक्टिस हो रही है। जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको बारी बारी कर रहे हो। जो नई स्टार मार्क हो रहा है, कोई उसमें आपसे गलती होगी, सिली मिस्टेक होगी, जिस भी वजह से आपने क्वेश्चन गलत कर दिया उसको बारी बारी कर रहे हो। बाकी क्वेश्चन पे एट ग्लांस नजर मार रहे हो, जो फर्स्ट गो में हो गए उन पे एज ए ग्लांस उनको देख रहे हो। जो उनमें शक लग रहा है कि अच्छा क्वेश्चन है, चाहे पहली बार हो गया पर उसमें कोई ऐसा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो आप भूल सकते हो, उसको फिर भी दोबारा कर रहे हो। जो गेट के रिलेटेड टेस्ट है उन सभी टेस्ट को दे रहे हो। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, और ये न्यूमेरिकल्स आप इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि अब आपने सीधा मछली की आंख के ऊपर अपना ध्यान लगाया है। इधर उधर ना देख के सीधा आप मछली की आंख देख रहे हो। इसीलिए अब आपके पास टाइम और एनर्जी जो सेव हो गई उसको कंसंट्रेट करके आप एक योगी की तरह एक तरफ ध्यान दे रहे हो। तो अब आपकी फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस ऐसे बहुत बढ़ जाएगी, और फॉर्मूलाज जो आप पहले भूल रहे थे अब वो बहुत ही स्ट्रांग होने लग जाएंगे क्योंकि आप उन पर ध्यान ही इतना दे रहे हो। हमारा मन ऐसे ही है, हम जिस चीज पर ध्यान देने लग जाते हैं हमारा मन उस तरफ अपने आप जाने लग जाता है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त क्योंकि फॉर्मूलाज पे ज्यादा ध्यान होगा तो फॉर्मूलाज अपने आप ही हमारे मन में आने लग जाएंगे। हमारा मन अपने आप ही फॉर्मूलाज की तरफ ज्यादा आकर्षित होने लग जाएगा। राइट? तो ऐसे आप फॉर्मूलाज को बहुत ही तेजी से याद रख सकते हो, न्यूमेरिकल्स की अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, न्यूमेरिकल्स की अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, और कंसेप्ट्स को अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। राइट? तो ये रहा फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको बताया, सॉल्व मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स। जितने हो सकते हैं उतने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते रहो करते रहो करते रहो, और कोशिश करो कि न्यूमेरिकल्स उसी तरीके के सॉल्व करें जिस एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं। उस एग्जाम के ओरिएंटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं उनको टारगेट करें, उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टारगेट करें। ऐसे नहीं कि इस एग्जाम के भी उस एग्जाम के भी नहीं। अर्जुन की आंख, मछली की आंख, अर्जुन ने मछली की आंख की तरफ देखा है, मछली की आंख को ध्यान में रखते हुए तीर चलाना है, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, फिर रिजल्ट आएगा ही आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट? तो ये फर्स्ट मैंने पॉइंट कवर कर लिया, सॉल्व मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स। अब सेकंड पॉइंट इज लॉजिकल इन्फ्रेंसेस। लॉजिकल इन्फ्रेंसेस मतलब ये कि जो आपके फॉर्मूलाज हैं उसमें कोई लॉजिकल चीजें ढूंढने की कोशिश करो और फिर उन लॉजिकल तरीकों को आधार बनाओ उन फॉर्मूलाज को याद रखने का, क्योंकि फॉर्मूलाज बहुत सारे हो जाएंगे
तो अब इन फॉर्मूलाज को याद कैसे रखें? फॉर्मूलाज एक दूसरे के साथ मिक्स होने लग जाएंगे, इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे फॉर्मूलाज, और बीच में कुछ फॉर्मूला दूसरे के जैसे लगते हैं, तो एक फॉर्मूला को जब हम लिखते हैं हम गलती से, क्योंकि एक फॉर्मूला में प्लस है दूसरे में माइनस, तो जो प्लस है उसमें हम माइनस डाल देते हैं। छोटी छोटी गलतियों की वजह से फॉर्मूला गलत लिख देते हैं और न्यूमेरिकल को गलत सॉल्व कर देते हैं। तो करे क्या? कोई लॉजिकल इंफरेंसेस ड्रॉ करो फॉर्मूलाज में। मतलब बताता हूं। देखिए, जैसे अगर आप मेरा लेक्चर देखोगे ना, जब मैंने वॉइड रेशियो और प्रोस्टी के बीच में रिलेशन डिराइव किया हुआ है, उसमें आप देखोगे कि मैंने वॉइड रेशियो और प्रोस्टी का जो रिलेशन है उसको याद रखने का एक लॉजिकल तरीका बताया आपको। कौन सा तरीका? देखिए, जो वॉइड रेशियो और प्रोस्टी के बीच में फॉर्मूलाज हैं उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E = n/1 - n। ठीक है। दूसरा ये भी लिख सकते हैं n = E/1 + e। राइट। इन टर्म्स ऑफ n, E का ये फॉर्मूला आ जाएगा, E वॉइड रेशियो एंड प्रोस्टी। इन टर्म्स ऑफ n, E का ये फॉर्मूला आ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ E, n का ये फॉर्मूला आ जाएगा। राइट। n, दिस इज n प्रोस्टी। तो अब मैंने इसको याद रखने का आपको ये तरीका बताया था कि वॉइड रेशियो प्रोस्टी की लिमिट्स तो आपको पता है कि जो वॉइड रेशियो है दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड प्रोस्टी लाइज बिटवीन 0 to 1। वॉइड रेशियो पे हम कोई ऊपर लिमिट नहीं सेट कर सकते, अपर लिमिट, कि वो 1 पे रुक जाएगी, 1 से बड़ी भी हो सकती है। राइट। तो अब फिर इसको याद रखने का ऐसे में कौन सा तरीका बताया मैंने, जो लॉजिकल तरीका हो। लॉजिकल मैंने ये आपको तरीका बताया था कि जो n है वो 1 से छोटा ही रहेगा, 1 से बड़ा हो नहीं सकता। तो 1 - n कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, क्योंकि n 1 से छोटा रहेगा, तो 1 - n कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो n/1 - n कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी और e कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ही निकलना चाहिए, तो दिस इज जस्टिफाइड। राइट। और n = E/1 + e। इसमें मैं इसलिए आपको इन दोनों फॉर्मूलाज को बता रहा हूं क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि जो इस E = n/1 - n, इसमें नीचे माइनस है या प्लस है, और n = E/1 + e, इसमें नीचे प्लस है या माइनस है, क्योंकि दोनों एक जैसे फॉर्मूलाज हो गए। तो ड्राइव करने थोड़ा ना बैठेंगे पेपर में, टाइम कम होता है, इतना टाइम नहीं होता। कंपटीशन में आप पीछे रह जाओगे, कोई फायदा नहीं है। याद होने चाहिए सारे फॉर्मूलाज। तो अब इसका तो मैंने आपको बता दिया। अब जो E है, E जो है वो 1 से बड़ा हो सकता है। तो यहां पे अगर मैंने n = E/1 - e लिख दिया, तो E तो 1 से बड़ा हो सकता है, तो 1 - e क्यों हो जाएगा? नेगेटिव। तो E बाय कुछ ना कुछ नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, n नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो मतलब फिर मैंने गलत सोचा है, मतलब n = E/1 + e ही आएगा, क्योंकि अगर नीचे 1 - e हुआ तो वो नेगेटिव क्वांटिटी हो सकती है, जरूरी नहीं हो, पर क्योंकि E > 1 हो सकता है, तो E/1 - e कुछ नेगेटिव क्वांटिटी हो सकती है। तो फिर नेगेटिव क्वांटिटी ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि n वो तो पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस ही आना है। n = E/1 + e ही होगा, और एक साइड प्लस है, दूसरा आपको याद रह ही जाएगा कि दूसरी साइड माइनस होगा, तो E = n/1 - n। ठीक है। ऐसे आप कोई लॉजिकल इन्फ्रेंस आपने ड्रॉ कर लिया, उसे आपने याद रख लिया। ठीक है, कि इन फॉर्मूलाज को कैसे याद रखना है। दूसरा, आप जैसे यूनिट वेट्स के फॉर्मूलाज हैं, उनमें भी मैं आपको लॉजिकल इन्फ्रेंसेस कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको तरीका बता रहा हूं। अगर आपकी कोई और ब्रांच है, या और कोई, मान लीजिए आप सीए की तैयारी कर रहे हो, या किसी मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो तरीके मैं बता रहा हूं वो कॉमन है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने अपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा था, यूनिट वेट्स के हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं,
तो हमने गामा बल्क का फॉर्मूला, दैट इज मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्मूला इन यूनिट वेट्स, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। गामा बी ये क्या होता है, जी प्लस ई एस गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई, ये होता है गामा बी का फॉर्मूला। ठीक है, जी प्लस ई एस गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई। अब जो गामा डी है ड्राई यूनिट वेट, वो इससे कम ही होगा, ये हमें पता है। तो मतलब इससे कुछ कम लिखना है मेरे को, इससे कुछ कम, ई एस को हटा दो, मतलब सिर्फ जी को रख लो, जी गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई। अगर कम करना है तो जो मैंने कुछ प्लस किया हो उसको हटा दो, उसको हटा दिया तो ये क्या बन गया, जी बन गया, जी गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई, ये बन गया। ठीक है, अब मेरे को इसमें अगर गामा डैश का फॉर्मूला लिखना है सबमर्ज्ड यूनिट वेट का, तो वो हमें पता सबसे कम होता है, तो इससे भी कुछ कम करना है। कम कैसे करेंगे, माइनस करके। इसमें से भी अगर कुछ कम करना है तो माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो जी माइनस 1 इंटू गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये क्यों हुआ, क्योंकि थोड़ा कम करना था, कम करके जी माइनस 1 यहाँ पे मैं ले आया, जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई, ये सबमर्ज्ड यूनिट वेट का फॉर्मूला जो सबसे कम होता है, सबसे कम मैं माइनस करके ले आया। अब गामा डी का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस ईटा ए इंटू ईटा ए परसेंटेज एयर वॉइड्स, 1 माइनस ईटा ए जी गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस डब्ल्यू जी। अब इसको कैसे याद रखें, ये तो याद रह जाएगा 1 माइनस ईटा इंटू जी गामा डब्ल्यू, पर ये कैसे याद रखें कि 1 प्लस डब्ल्यू जी ही आना है। ये तो हमें धीरे धीरे ऐसे याद हो जाएगा, क्योंकि जी प्लस ई है से गामा बल्क में, तो ऊपर ई है तो नीचे भी ई ही होगा, तो 1 प्लस ई होगा इन सारे फॉर्मूलाज में, गामा बी गामा डी गामा डैश, और चाहे फिर गामा सेट का फॉर्मूला ही आप लिख लो, सैचुरेटेड यूनिट वेट, उसमें भी फिर नीचे ई ही आएगा। तो इन सब में नीचे ई आ रहा है, तो गामा डी जब इसका थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट फॉर्मूला लिख रहे हैं 1 माइनस ईटा इंटू जी गामा डब्ल्यू, तो नीचे भी हल्का सा चेंज कर लो। चेंज क्या कर लो, पहले 1 प्लस ई था, अब नीचे 1 प्लस डब्ल्यू जी कर लो। ठीक है, ऐसे आप लॉजिकल इंफरेंसेस, बहुत अलग अलग फॉर्मूलाज में आप लॉजिकल इंफरेंसेस ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, हमारा जो ह्यूमन माइंड है ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने में मोस्ट एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपर्ट है ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने में। इसीलिए तो हमने एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डेवलप किए हैं, ताकि इस चीज को जानने में कि हम पैटर्न्स को कितनी आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। हमने स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर फिगर्स इसीलिए तो ये आजाद किए हैं अपने लिए, क्योंकि हम पैटर्न्स, उससे एक पैटर्न जो है उसको रिकॉग्नाइज करके हम बहुत ही आसानी से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, तो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना ये हमारे अंदर काबिलियत है, तो इस काबिलियत का आप इस्तेमाल कीजिए, और जितना ज्यादा आप इस काबिलियत का इस्तेमाल करते रहेंगे वैसे वैसे ये काबिलियत एनहेंस होती रहेगी। अब अगर आपने ये काबिलियत कभी इस्तेमाल नहीं की है तो शुरू में आपको थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, पर जैसे जैसे आप इस काबिलियत को इस्तेमाल करते रहोगे वैसे वैसे ये एबिलिटी आपकी ग्रो करती रहेगी। ठीक है, तो ऐसे आप एक कुछ लॉजिकल इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करके, कुछ लॉजिकल चीजें फॉर्मूलाज में देख के फॉर्मूलाज को याद कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। दिस वाज द सेकंड पॉइंट, नाउ वील मूव टू आवर थर्ड पॉइंट, कि हम फॉर्मूलाज को कैसे याद रख सकते हैं। दिस वाज आवर सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज make funny sentences and stories. Third point, make funny sentences and stories. इसमें क्या है, इसमें जैसे मैंने आपको, जब मैंने SC इक्वल टू WG वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये वाला हमने अपने सॉल्व में पढ़ते हैं ना, SC इक्वल टू WG, ये जब मैंने अपनी वीडियोस में डिराइव किया हुआ ये वाला फॉर्मूला, तब मैंने
ये चीज को बोला था कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, राइट, वो सबसे बड़ा है, उसके आगे सबको ऐसे करके बैठना पड़ता है, ऐसे करके बैठना पड़ता है, राइट। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट, उसको हम क्या कहते हैं, एससी। सुप्रीम कोर्ट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, एससी। तो चाहे शर्मा जी हो, गुप्ता जी हो, कोई भी हो, सभी को सुप्रीम कोर्ट के आगे ऐसे बैठना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट, ऐसे करके बैठना पड़ेगा सबको। तो ऐसे ही डब्ल्यूजी को हमने एससी के सामने बिठा दिया। अब वहां पे एससी होता है, पर बोलने में सिमिलर है ना, एससी एससी एससी। तो सभी को एससी के सामने बैठना पड़ता है, चाहे वो शर्मा जी हो, गुप्ता जी हो, कोई भी हो, सभी को एससी के सामने बैठना पड़ेगा। ऐसे डब्ल्यूजी को एससी के सामने बैठना पड़ेगा। डब्ल्यू को भी हम सम्मान से बुला रहे हैं, डब्ल्यू जी, हाँ जी डब्ल्यू जी, कैसे हो। डब्ल्यू जी को भी एससी के सामने बैठना पड़ा, चाहे डब्ल्यू जी कितने प्रतिष्ठित आदमी क्यों ना हो, इनको एससी के सामने ऐसे बैठना पड़ा, राइट। एससी इक्वल टू डब्ल्यू जी, ऐसे आपने फॉर्मूला याद कर लिया, ठीक है। कुछ आप फनी चीजें, फनी सेंटेंसेस बना के, फनी चीजें बना के आप अपने दिमाग में चीजों को याद रख सकते हो, ठीक है। ये भी आपकी जो एबिलिटी है, ये धीरे धीरे डेवलप होती रहेगी। और ये जो तरीका है, कोई ना कोई आपने तरीका बना लिया, फनी बना लिया या कोई भी बना लिया, उससे आप याद रखोगे तो वो ज्यादा टाइम तक आपको याद रहती है। जैसे मेरे को याद है, मैं 11th-12th में, अपना जो मेरा होम टाउन है बठिंडा, वहां पे मैंने 11th-12th की है। मेरे फिजिक्स के टीचर होते थे स्नेहपाल सर, तो वो उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बीटेक की हुई थी, तो उन्होंने किसी चीज, कोई कांस्टेंट होता है, शायद ईसी में होता होगा, कोई कांस्टेंट 5.67 इंटू 10⁸, तो उनको उस फॉर्मूले को याद रखने का उन्होंने ये तरीका बताया था कि उन्होंने ये तरीका बना लिया था 5678, तो उसको उन्होंने ऐसे याद रख लिया 5678, जो कि एक बहुत ही मुश्किल याद रखना कांस्टेंट था। उसकी वैल्यू थी 5.67 इंटू 10⁸, उनको उन्होंने 5678 ऐसे याद रख लिया। ऐसे ग्रुप इंडेक्स में हमने फॉर्मूला याद किया हुआ, पहले 215 लिख लो, फिर ए बी सी डी ए, ऐसे करके। जब मैंने आपको ग्रुप इंडेक्स अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, अभी आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें वो भी याद रखने का तरीका वही 215 लिख के, फिर ए बी सी, फिर 1 वाली जो है सेकंड टर्म, उसके साथ फिर डी, फिर सी के साथ फिर ए। तो ऐसे आप मतलब याद रखने का मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। कोई ना कोई फनी सेंटेंसेस, ये कोई भी ऐसा कोई तरीका आप अपना सकते हो कि जिससे आप कोई सेंटेंस बना लो, या कुछ भी फनी चीज, या कुछ भी ऐसी कोई चीज बना लो कि वो फॉर्मूला आपको याद रह जाए, ठीक है। ये तो फनी सेंटेंस। या आप कुछ स्टोरीज भी बना सकते हो। स्टोरीज कैसे, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मैं चल रहा था, मैं सॉइल के ऊपर चल रहा था, तो सॉइल एक कोई लूज सैंडी सॉइल थी, उस पे चलते रेगिस्तान में, अपने दिमाग में मैं स्टोरी करने लग गया। रेगिस्तान में चल रहा था, तो कोई लूज सी सैंड थी, उस पे चल रहा था, लूज थी, तो जैसे जैसे मैं चलता गया, प्रेशर अप्लाई करता गया, प्रेशर अप्लाई करने से कॉम्पैक्शन होती रही, तो अब जब बारिश आ रही थी, तो वो थोड़ी लूज सैंड थी, उसकी परमेबिलिटी ज्यादा थी, तो परमेबिलिटी का फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ गया, V इक्वल टू के आई वाला फॉर्मूला, और Q इक्वल टू के आई ए वाले फॉर्मूले उसमें इस्तेमाल होंगे जब मेरे को परमेबिलिटी निकालनी है। और जब चल रहा था तब मैं उसको दबा रहा था, सैंड को दबा रहा था, मतलब कॉम्पैक्शन कर रहा था, तो इससे मेरे दिमाग में कॉम्पैक्शन के फॉर्मूलाज और कंपैक्शन के कंसेप्ट्स आ गए। कंपैक्शन के फॉर्मूलाज जैसे वेट ऑफ हैमर लाइट कंपैक्शन टेस्ट में और हैवी कंपैक्शन टेस्ट में मेरे दिमाग में आ गए। 2.6 kg, 4.9 kg, 310 mm लाइट में ड्रॉप करना होता है, 450 mm हैवी में ड्रॉप करना होता है। 3 लेयर्स में कंपैक्शन करते हैं लाइट में, 5 में करते हैं हैवी में, 25 नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं हर एक लेयर पे। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आ गई। फिर मैं सोचने लगा
कि अच्छा अब मेरे को इस सैंड पे अपना एक घर बनाना है, घर बनाना है, तो अच्छा फिर जब मैं घर बनाऊंगा, फिर अगर ये सैंड ना होके क्ले होती, तो क्ले अगर होती तो फिर तो इसकी कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा होती, कंसोलिडेशन होती तो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन तो ये होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन से अलग अलग जो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन है, वो ये होता, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी ये होता। फिर ऐसे कैसे करके कितने ही सारे फॉर्मूलाज एकदम से आपने एक स्टोरी में गढ़ के आपने अपने दिमाग में याद रख लिए। आपने ज्यादा एफर्ट भी नहीं डाला, आप इरिटेट भी नहीं हो रहे, आप अपने आप को ऐसे भी नहीं फील करा रहे कि यार मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, ऐसे आप अपना दिमाग भी नहीं खराब कर रहे। एक बहुत सी मीनिंगफुल सी आप स्टोरी अपने दिमाग में बना के फॉर्मूलाज को एक दूसरे के साथ रिलेट करके याद कर पा रहे हो। ठीक है ना? बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हो। आपकी मर्जी है, स्टोरी आपने बनानी है, कैसी मर्जी स्टोरी बना लो। कौन सा आपने कहीं किसी को सुनानी है, आपने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए स्टोरी बनानी है। किसी को बतानी है बता दो, नहीं बतानी मत बताओ, पर इस स्टोरी से आपको मजा भी आ रहा है, फॉर्मूलाज भी याद हो रहे हैं, फॉर्मूलाज एक दूसरे के साथ रिलेट भी हो रहे हैं। कितना बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है, राइट? तो ऐसे स्टोरी बना के भी आप फॉर्मूलाज को याद रख सकते हो। ठीक है, दिस वॉज द थर्ड मेथड। अब मैं आता हूं फोर्थ मेथड पे। फोर्थ मेथड इज, फोर्थ टेक्निक अगर मैं कहूं तो वो है बी हैप्पी इवन आफ्टर कमिटिंग मिस्टेक। बी हैप्पी इवन आफ्टर कमिटिंग मिस्टेक। अब इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको एक और अपनी सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूं। कौन सी? देखिए, 6th क्लास तक ना मेरी जो मैथ्स थी बहुत ही ज्यादा वीक थी, बहुत ज्यादा वीक। बस मैं कैसे ना कैसे पास हो रहा था, कैसे ना कैसे घिसड़ रहा था कि बस चलो पास हो रहा था कैसे ना कैसे। ऐसे नहीं था कि मैं पढ़ना नहीं चाहता था या ये या वो, नहीं नहीं, मेरी मैथ्स बहुत ही वीक थी, तो इसलिए कैसे ना कैसे पास हो रहा था। ठीक है, पर फिर क्या हुआ कि मेरे ना क्लास में एक मैम थे। वो उससे पहले क्या था कि जो मेरे मदर है ना, वो उन्होंने शुरू से ही मुझको ट्यूशन पे लगा के रखा था। उससे पहले भी मैं ट्यूशन पे तो लगा हुआ था, 5th क्लास तक भी ट्यूशन पे मैं लगा हुआ था। पर जो मैथ्स पढ़ाते थे ना मेरे को वहां पे मैम, 5th क्लास तक जहां पर मुझे लगाया हुआ था, 5th क्लास के बाद उन्होंने कह दिया था कि अब इसके बाद नहीं मैं पढ़ा सकती, अब किसी और के पास लगाओ। तो जहां पे मेरे को लगाया हुआ था वो बहुत ही ज्यादा डांट के, बहुत ही ज्यादा झिड़क के, जिसको पंजाबी में बोलते हैं चिड़क के पढ़ाना। ठीक है, ऐसे पढ़ाते थे कि मैं वहां पे ट्यूशन पे रोता ही रहता था। ठीक है, तो और जो मेरी मैथ्स की फिर उससे कोई इंप्रूवमेंट तो आई नहीं, बस मैं दुखी हो रहा था वहां पे। ठीक है, और जैसे मैं आपको बता रहा हूं बस कैसे ना कैसे पास हो रहा था। पर 6th क्लास में जैसे मैंने आपको बताया वो 6th क्लास को पढ़ाते नहीं थे, 5th तक की पढ़ाते थे। तो 6th में क्या हुआ कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 25 में से मेरे 12 आए, और हमारे स्कूल में 40% थे पासिंग मार्क्स। तो उस हिसाब से आप देखो तो 10 बने पासिंग मार्क्स और मेरे 12 आ रहे हैं, तो जस्ट पास ही हो रहा हूं मैं। ठीक है, पर ना फिर मेरे मम्मा मेरे को कहने लगे कि तू पता कर, कोई जो तेरे क्लास में जो मैम है वो पढ़ाते हैं या कुछ। मेरी मम्मा, मेरे उनको होने लगा कि इसको किसी अच्छी ट्यूशन में डालें क्योंकि इसकी मैथ्स बहुत ही खराब है। तो मेरा एक दोस्त था अंगद, उससे मैंने बात वगैरह की, बात वगैरह हुई, मेरी कोई नेचुरल बात हुई होगी,
उससे मेरे को पता चला कि उसके घर के पास ही मैम रहते हैं और वो ट्यूशंस देते हैं। तो फिर क्या हुआ कि जैसे देखिए, क्लास में तो 60 स्टूडेंट्स की क्लास होती थी हमारी, ठीक है। तो वहां पे तो कोई टीचर किसी स्टूडेंट पे ज्यादा ध्यान दे नहीं सकता। पर फिर जब मैं उनके पास ट्यूशन पे लगा, तो मेरे ख्याल से जब मैं उनके पास लगा तो सिर्फ 10 बच्चे थे। मैं बीच में बैठ जाते थे, हम एनसर्कल करके उनसे फिर पढ़ते रहते थे। पर वहां पे ना एक कमाल की बात थी मैम के पास, स्पेशली जब मैं लगा, जब वो शुरुआती स्टेज थी, जब वो पढ़ा रहे थे उनके पास, जब मैं से पढ़ता था, तो एक बहुत ही कमाल की बात थी कि मेरे को ऐसे नहीं लगता था कि मैं किसी से पढ़ रहा हूं, कुछ ऐसे तो था कि किसी टीचर से पढ़ रहा हूं, पर वहां पे बहुत ही हंसमुख सा माहौल था कि मैम पढ़ाते तो थे, अच्छा पढ़ाते थे, पर ऐसे पढ़ाते थे कि लगता नहीं था वो पढ़ा रहे हैं। बहुत ही मजा आता था जब पढ़ते थे, हंस हंस खेल के सभी पढ़ते थे, पूरा मजे वाला माहौल था। राइट, पूनम चौधरी मैम था नाम मैम का, वो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल बठिंडा में पढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा मैम पढ़ाते थे और बहुत ही मजे से पढ़ाते थे। स्पेशली मेरे को, क्योंकि पता लग जाता है स्टूडेंट्स का, टीचर्स को, कि ये डेडिकेटेड स्टूडेंट है, सिंसियर स्टूडेंट है। मेरे को तो उन्होंने कभी डांटा ही नहीं, शायद बाद में जाके डांटा थोड़ा बहुता, पर उसमें भी कुछ वो नहीं था कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरे पहले जो मैम थे वो तो हमेशा ही डांटते रहते थे, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता था। तो वहां पे बहुत ही हंसमुख सा जो माहौल था ना, वहां पे मेरा पढ़ने में मन लगने लग गया, मैं खुश रहने लग गया। तो जब मैं खुश रहने लग गया ना, तो फिर मेरा उस सब्जेक्ट में मन लगने लग गया। मैं घर जाके भी उस सब्जेक्ट को करने लग गया। मेरे को ये भी समझ आने लग गया कि जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको जितना लिख लिख के याद करें उतना ही वो याद रहने लग जाते हैं फॉर्मूलाज। न्यूमेरिकल्स, मैथ्स के क्वेश्चंस, जो भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनको जितना लिख लिख के करते रहे, हम एंड तक आंसर तक जाते रहे, उतना ही वो स्ट्रांग होते रहते हैं। तो वो चीज मैं करने लग गया। वो चीज इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली होने लग गई। क्यों? क्योंकि मैं वहां पे खुश रहने लग गया। और हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो या किसी फॉर्मूला को लिख रहे हो, कोई गलती हो जाए तब इरिटेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। बहुत ही हमारा मन वो हो जाता है कि यार ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये क्यों हो गया। बहुत ही गिल्ट महसूस होने लग जाती है, अजीब अजीब सी चीजें होने लग जाती हैं कि हम दुखी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। बहुत दुखी होके फिर हम उस चीज की तरफ इतना ध्यान ही नहीं दे पाते कि हमने गलती कहां पे की थी। हम बस इस चीज को देख लेते हैं कि अच्छा ये गलत हो गया, तो हम कई बार तो उस चीज से अपना मन चुरा ही लेते हैं, सीधा अगले क्वेश्चन पे आ गए, या सीधा देख ले कि अच्छा ये था, बस करके आगे चले गए। ठीक है, उस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम दुखी हो गए। वही अगर हम खुश रह के करते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं सीख रहा हूं, सीखते वक्त मेरे से गलतियां होंगी होंगी, मैं कौन सा परफेक्ट हूं। मैंने अपने आप को इतना ऊंचा कि समझ लिया कि एक बार कुछ हो गया, एक बार मेरे को कोई चीज याद होगी तो फिर मैं गलती करूंगा ही नहीं। हो सकती है गलती मेरे से, फॉर्मूला लिखने में गलती हो सकती है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में गलती हो सकती है, कोई बात नहीं। मैंने अपने आप को खुश रखा। पहले पहले आपको ये चीजें इंटेंशनली करनी पड़ेगी, कॉन्शियसली करनी पड़ेगी, बाद में अनकॉन्शियसली ये चीजें अपने आप होने लग जाएंगी। पर पहले जब तक ये अनकॉन्शियसली नहीं होता तब तक कॉन्शियसली अपने आप को खुश ऐसे गलती होगी, अपने मुंह पे स्माइल लेके आ गए यार ये गलती होगी, चलो इसको ऐसे ठीक करें। ठीक है, शुरुआत में चाहे खुश नहीं भी हो रहे तो अपने अपनी अपने जो फेस है उसको ऐसा कर लो कि आप खुश हो रहे हो, क्योंकि धीरे धीरे फिर हम अपने माइंड को ऐसे बेवकूफ बनाने लग जाएंगे ना, तो वो बेवकूफ बनने लग जाएगा और धीरे धीरे वैसा ही बन जाएगा। गलत हो यार इसमें गलती हो गई, चलो यार
यहाँ पे क्यूब था, मैंने स्क्वायर लिख दिया, चलो क्यूब आएगा। अच्छा पावर 4 थी, हो जा यार, पावर 4 करनी थी, गलत कर दिया मैंने। ओहो ये होना था, चलो ये कर देते हैं, कोई बात नहीं। अब दोबारा लिख के देखते हैं फॉर्मूला को, कोई बात नहीं, ये गलती थी, हो गई, कोई नहीं, चलो दोबारा करने लग गए ऐसे खुश होके। ठीक है ना, गलती हो गई, गलत होने के बाद अपने आप को खुश कर रहे हैं। एक तरफ तो हम दुखी हो रहे थे, दूसरी तरफ हमने खुश कर रहे हैं। यार ऐसे खुश होके हम उस चीज को कर पा रहे हैं जिस चीज से हम दूर जा रहे थे, जिस चीज से अपना मुंह चुरा रहे थे, उस चीज को कर पा रहे हैं। क्यों? हम अपनी खुशी लेके आ रहे हैं। यार क्या है, चलो कर लेते हैं। अच्छा ही गलत हो गया, उसकी ज्यादा अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। चलो बढ़िया, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, चलो चलो चलो। ऐसे अपने आप को एक्साइट करके, खुश करके कर सकते हो आप, राइट। जिस चीज में आप दुखी हो रहे थे, खुश होके करने लग जाओ, तो जिस चीज से आप अपना मुंह चुरा रहे थे, टाइम वेस्ट कर रहे थे, एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, अब उसी चीज में आपने अपनी एनर्जी लगा दी, और जो दुखी हो रहे थे खुश भी हो गए। अब खुश होने की वजह से ज्यादा टाइम दे पाओगे स्टडी को, राइट। तो एक तो पुण्य नाले फलियां, राइट, पंजाबी में मुहावरा है, पुण्य नाले फलियां। उसका ये मतलब होता है कि ये काम भी बना, उसके साथ दूसरा एक और काम अच्छा बन गया, राइट। तो ये बात होगी, खुश रहना। अपने गलती कर दी, गलती में खुश रह के जो बल्कि एक्स्ट्रा कुछ कर दिया। पहले इतना ही करना था, अब आपने गलती से अपने आप को खुश कर लिया। अब आपने 2 घंटे जो पढ़ाई करनी थी, अब 2.25 2.5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। क्यों? खुश हो। खुशी में इंसान थोड़ा ज्यादा कर देता है, राइट। खुश खुश रह के आप करोगे, आसानी से चीजें हो जाएंगी, राइट। नाउ कम्स आवर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक मिस्टेक वेरी सीरियसली। इसी से जुड़ा हुआ थोड़ा सा, जहां पे मैंने इसको छोड़ा है ना, बीच बीच में मैं इसका थोड़ा सा जिक्र हुआ है इस 4th पॉइंट में, इस 5th पॉइंट का। टेक मिस्टेक वेरी सीरियसली, वेरी सीरियसली। जैसे मैं आपको बता रहा था कि 4th पॉइंट में क्या होता, हम दुखी होके छोड़ रहे थे। हम यहाँ पे सबसे बड़ी गलती पता क्या कर रहे हैं? मान लीजिए किसी चीज का स्क्वायर था, मैंने वहां पे क्यूब लिख दिया फॉर्मूला में, ठीक है। यहाँ प्लस था, मैंने माइनस लिख दिया। कोई ऐसी गलती कर दी, या एक कोई और चीज, जैसे मान लीजिए बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 2.5 kb टी मिनिमम इंटू FUP बाय 1.25 होता है। मैंने KB लिखना भूल गया मैं, या मैं D लिखना भूल गया, कुछ मैं लिखना भूल गया। ऐसी टाइप की गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। किसी भी और भी बहुत टाइप्स की गलतियां हो सकती हैं, पर जो भी गलती है, मैं उन्हें उसको गलती समझ के, अच्छा ये थी, एक अप्रोच तो ये है, अच्छा ये थी, चलो ये हो जाएगा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, मिस्टेक को बहुत सीरियसली लेना आपको। कोई भी चीज, मान लीजिए स्क्वायर होना था, आपने क्यूब लिख दिया, तो पहले तो खुश होना है, अरे यार ये क्या हो गया, चलो इसको देखते हैं। फिर अब उसको देखना है, उसके ऊपर दिमाग लगाना है कि यार ये मैंने गलती करी तो क्यों करी, मेरे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि मैंने ये गलती कर दी। गलतियों को बहुत सीरियसली लो। ऐसे नहीं कि गलती, चाहे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, चाहे फॉर्मूला याद करने में गलती कर रहे हो, चाहे फॉर्मूला को अप्लाई करने में गलती कर रहे हो, जैसी भी गलती कर रहे हो, अगर आपने गलती की है, बहुत सीरियसली लो उस गलती को, हल्के में नहीं। चाहे प्लस माइनस की गलती ही क्यों ना कर दी, बहुत सीरियसली लेना सीखो गलतियों को। इग्नोर करना मत सीखो, ना इग्नोर मत करो उसको कि यार अच्छा ये गलती होगी, ठीक है, वो फॉर्मूला एक्चुअल में ये था, ये हो जाएगा। ना, गलती जो कर दी उस पर ध्यान लगाओ अपना। यार ये मैंने गलती एक्चुअल में ये था, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने जब फॉर्मूला याद किया तब तो सही याद किया था, अब मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। इस चीज के ऊपर दिमाग लगाओ, ठीक है ना। गलती को छोड़ना नहीं है,
गलती को ये कह के नहीं छोड़ देना कि अब मैं सही फॉर्मूला याद कर लूंगा, वो तो ऑफ कोर्स करना ही करना है, उसमें कोई शक नहीं। सही फॉर्मूला याद किए बिना तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। पर गलती क्यों की, गलती क्यों हुई, गलती के पीछे कारण क्या था, पूरा उसको एनालाइज कियो, उस पर दिमाग लगाओ, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ऐसे कैसे गलती कर दी मैंने, सोचो थोड़ा। पहले जब गलती हुई है, पहली स्टेज है खुश होना। आहा, फिर धीरे धीरे उस गलती को एनालाइज करना, थोड़ा सीरियस होना। जब आप खुश हो गए तब आपने उस स्टेज को पार कर दिया जब आपने गुस्सा होके उस चीज से दूर जा चले जाना था। उस स्टेज को हटा दिया आपने, खुश हो लिए, वो स्टेज तो हट गई। अब थोड़ी गहरी इंट्रोस्पेक्शन वाली स्टेज आएगी जिसमें आप सोचो यार ये गलती हुई क्यों है मेरे से, उस पर आप दिमाग लगाओगे। ये सेकंड स्टेज होगी। फिर आपको समझ आएगा कि अच्छा मेरे दिमाग में अनकॉन्शियसली हो सकता है ये बातें चल रही हो, या मैंने हो सकता है फॉर्मूला को ऐसे इसलिए याद कर लिया हो, इसलिए फॉर्मूला को ऐसे लिख लिया हो। आपके दिमाग में चीजें आने लगेंगी। ये होगी सेकंड स्टेज, इंट्रोस्पेक्शन वाली। और फिर थर्ड स्टेज होगी फॉर्मूला को याद करने की। गलती को हटा के अब फॉर्मूला को सही याद करना है, बारी बारी लिख के याद करना है, और ध्यान में रखना, अपने मन को समझाना है कि अच्छा ये पहले गलती हुई थी, ये अगली बार नहीं होनी। अपने मन को बारी बारी आपको समझाना पड़ेगा, सेल्फ टॉक आपको करनी पड़ेगी उस फॉर्मूला के रिलेटेड जिसमें आपने गलती की है या जिसमें आप कुछ भूल गए हैं, उसके रिलेटेड आपको सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी अपने आप से, राइट। तो टेक फॉर्मूलाज वेरी सीरियसली, ये है हमारा 5, टेक मिस्टेक्स वेरी सीरियसली। दिस इज आवर फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट फिर क्या है, सिक्स्थ पॉइंट है पुट फॉर्मूलाज दैट यू फॉरगेट इन डॉग स्कैनर। अब ये पॉइंट मैंने आपको तब भी बताया था जब मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वाले पॉइंट्स बता रहा था, टिप्स एंड ट्रिक्स वाली चीजें बता रहा था। इस पॉइंट का जिक्र तो मैंने वहां पर भी किया था, पर फिर भी ये क्योंकि स्पेशली फॉर्मूलाज को डेडिकेटेड वीडियो है, इसमें मैं इस पॉइंट का जिक्र करूंगा कि जो भी आप फॉर्मूलाज बोल रहे हो उनको ना एक अलग से डॉग स्कैनर में एक आप अपनी फाइल बनाइए, सब्जेक्ट वाइज फाइल बना के उसमें लिखिए। मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि उसने अपने दीवार पर एक बड़ा सा वाइट चार्ट लगाया हुआ है, उस पे वो फॉर्मूला लिख रहा है। ठीक है, दिस इज अ गुड आइडिया। मैंने उसको कहा था कि ये राइट स्टेप की तरफ आप मूव कर रहे हो, दैट्स राइट, क्योंकि चलते फिरते आपकी उस पे नजर जाएगी, तो जो फॉर्मूलाज आप ज्यादा बोल रहे हो उस पे लिखे हुए हैं, तो दैट्स गुड। बहुत स्टूडेंट्स इस चीज को इस्तेमाल करते हैं और वो अच्छे रैंक भी ला पाते हैं। पर इसमें एक कमी है। कमी क्या, कि जगह एक लिमिटेड जगह है, चार्ट एक लिमिटेड डायमेंशन है उस चार्ट के, राइट। दीवार, जिस दीवार पे आपने वो लगाया है दैट इज लिमिटेड। पर अगर आप अपने जो मोबाइल में डॉग स्कैनर इंस्टॉल करके उसमें जो फॉर्मूलाज आप बोल रहे हो उसको लिख लोगे और सब्जेक्ट वाइज लिख लोगे, उसको फिर याद रखने लगोगे, और उसमें भी इस चीज का ध्यान रखना कि जो ग्रुप ऑफ फॉर्मूलाज जो आप बोल रहे हो, जो एक जैसे फॉर्मूलाज हैं, उनको इकट्ठे कंबाइन करना। जैसे कंसोलिडेशन में कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ये सारे एक जैसे फॉर्मूलाज आ गए। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको यूनिट बताया था, गामा डी, गामा सेट, गामा डैश, ठीक है, ये जो फॉर्मूलाज हैं ये एक जैसे फॉर्मूलाज हैं। तो जो भी एक जैसे फॉर्मूलाज हैं उनको इकट्ठे कंबाइन करो, उनको अपने डॉग स्कैनर में रख लो। सभी फॉर्मूलाज को रखने की जरूरत नहीं है। जिन फॉर्मूलाज में आप फेयरली कॉन्फिडेंट हो कि ये तो मुझे याद है ही, इतने आसान है, ये तो याद है ही,
उनको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और आसान और मुश्किल ये आपके लिए क्या है, ये सिर्फ आप ही जानते हो। चाहे कोई चीज सारी दुनिया के लिए आसान है पर आपके लिए मुश्किल है ना, तो मुश्किल ही है। अगर कोई चीज सारी दुनिया के लिए मुश्किल है पर आपके लिए आसान है तो वो आसान है। बस आसान या मुश्किल आपका क्या है, ये सिर्फ आपने अपने विद रिस्पेक्ट टू देखना है, किसी और को नहीं देखना। हर एक इंसान के लिए आसान और मुश्किल चीजें अलग अलग होती हैं। आपने अपने हिसाब से देख के अपनी स्ट्रेटजीज को एनहेंस करना है, ठीक है। तो जो ग्रुप ऑफ फॉर्मूलाज इकट्ठे हैं, ग्रुप ऑफ फॉर्मूलाज है, उनको इकट्ठा रख के उनमें से जो भी चीजें बोल रहे हो उनको इकट्ठा रख के आपको अपने डॉग स्कैनर में डाल लेना है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। फिर जब आपकी फेयर अमाउंट ऑफ रिवीजन हो जाएगी, फेयर अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा फॉर्मूलाज पे, तब आप एक सिंगल फाइल भी बना सकते हो जिसमें आप फिर वो फॉर्मूलाज लिखोगे, वो फॉर्मूलाज रखोगे जो आप अब अपनी लेटर स्टेज ऑफ एग्जाम, लेटर स्टेज ऑफ प्रेपरेशन में बोल रहे हो। फिर आप ये वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने अपनाया था, मैंने अपनी लेटर स्टेज में एक ही फाइल बनाई थी जिसमें मैंने सारे वो फॉर्मूला लिखे थे जो मैं बोल रहा था। पर शुरुआत में आप अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग फोल्डर्स बनाना, तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे जब आपने बना लिया ना, तो उनको डेली रिवाइज करना है। डेली इतना टाइम थोड़ा ना मेरे पास है, आपके पास टाइम। अब मैंने इधर और इधर झांकने को मना कर दिया, सिर्फ इधर देखने को कहा। जब सिर्फ इधर देखने को कहा तो आप इतना टाइम निकाल लोगे कि आप डेली रिवाइज कर सकोगे। और आपको एक राज की बात बताता हूं, जब आप डेली रिवाइज करने लग जाओगे ना, तो जो मान लीजिए किसी फॉर्मूला के 10 पेज हैं, फॉर्मूलाज के आपने 10 पेज बना लिए, पहले आपको अगर 15 मिनट लगते थे, अब आपके हार्डली 3-4 मिनट लगेंगे। 15 मिनट से 3-4 मिनट पे आ जाओगे आप, डेली रिवाइज करते 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 इतना टाइम आपका बच गया। अब जो नए फॉर्मूलाज आपने लिखे हैं डेली रिवाइज करने में, वो इसमें ऐड हो जाएंगे। तो जो अगर मान लीजिए शुरुआत वाली स्टेज में आपको 15 से 20 मिनट निकालने पड़ रहे हैं रोज, तो लेटर स्टेज में आपको हो सकता है 40-45 मिनट्स में आपका काम बन जाए। क्यों? जो पहले फॉर्मूलाज 15 मिनट का टाइम ले रहे थे, अब सिर्फ 3-4 मिनट का टाइम ले रहे हैं। तो ऐसे करते 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 फिर जो लेटर स्टेज है, जब आपकी इनफ कॉन्फिडेंस आपका बन गया उन फॉर्मूलाज पे जो आप बोल रहे थे, तब आप डेज स्किप करके भी करने लग जाओगे। तब आप करने लग जाओगे कि हाँ अब मेरे को हफ्ते बाद रिवाइज करने हैं। ऐसे आप अपनी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस भी कर सकते हो। शुरुआत में पर डेली करने पड़ेंगे, शुरुआत में इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। शुरुआत में डेली उन फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है, डेली से फिर धीरे धीरे चलते चलते फिर 2-3 दिन रुक के भी आप उनको रिवाइज कर सकते हो, फिर एक हफ्ता रुक के भी आप कर सकते हो। ये आप अपने लिए स्ट्रेटजी को रिफाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक रास्ते पर लेके जा रहा हूं, उस रास्ते पर अपनी दिशाएं कैसे चेंज करनी है ये आप खुद अपने लिए डिसाइड करना। एक कम से कम मैंने आपको दिशा दे दी, उस दिशा पे कब इधर मुड़ना है, कब इधर मुड़ना है, कब सीधा जाना है, ये आप देखते रहना। पर कम से कम एक दिशा तो मैं आपको दूं, राइट। वो दिशा मैंने आपको दी, ठीक है। तो वो ये है पुट फॉर्मूलाज दैट यू फॉरगेट इन डॉग स्कैनर। ये हमारा 6th पॉइंट था। और इसमें भी मैंने आपको बताया कि जो सिमिलर फॉर्मूलाज हैं उनको इकट्ठा ग्रुप रखना, राइट। नाउ 7th इज गेट इन्वॉल्व इन डिस्कशंस। गेट इन्वॉल्व इन डिस्कशंस। इसमें क्या है? इसमें ये है, इसमें भी इस 7th पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक अपनी और छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ, एक और छोटी सी बात बताता हूँ। जब मैं 11th 12th में फिजिक्स की कोचिंग ले रहा था अपने, जो मैंने आपको बताया स्नेहपाल सर मेरे थे फिजिक्स के टीचर, वो काफ़ी अच्छा पहले तो फिजिक्स पढ़ाते थे ऑफ कोर्स। तो जो उनसे मेरे को कुछ डाउट्स आते थे ना पढ़ते वक्त, खुद रिवीजन करते वक्त,
मुझको कोई डाउट्स आते थे, तो जब मैं क्लास के बाद उनसे वो डाउट्स पूछता था, तो ना बहुत बार ऐसे होता था कि मैंने कोई चीज पूछी, फिर मैंने कहा अच्छा ये तो फिर ऐसे होने लग जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। उनसे पूछ के वो थोड़ी देर चुप क्या हुए, मैं खुद बताने लग गया अच्छा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर वो मुझको फिर बाद में यही कहने लग गए थे, तो खुद ही मुझसे पूछता है, खुद ही आंसर बता देता है। ठीक है, खुद ही डाउट पूछता है, खुद ही उस डाउट को आंसर कर देता है। तो कहते थे तू पहले खुद सोचा कर, फिर मेरे पास आया कर। पर फिर भी मेरे साथ ऐसा होता था, मैं खुद सोचता था, मेरे से होता नहीं था, मैं उनसे डिस्कस करने लगता था, फिर मेरे दिमाग में अच्छा ये तो वैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, फिर से वो कहते, तो खुद पूछता है, खुद आंसर कर देता है। तो तब तो मैंने इस बात को समझा नहीं, पर अब समझ रहा हूं कि जो ये बात है ना कि हम ह्यूमंस की जो नेचर है कि हम एक सोशल एनिमल हैं, ये इस चीज में भी दिखती है कि जब हम किसी और से डिस्कशन करने लग जाते हैं ना, तो हमारा दिमाग भी उस दिशा में ज्यादा चलने लग जाता है। हमारा मन अनकॉन्शियसली उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाता है जो हम किसी और इंसान से डिस्कस करने लग जाएं। अब भी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कोई चीज अपने दोस्त के साथ कोई डिस्कस करने लग जाऊं, तो मेरे दिमाग में खुद आइडियाज आने लग जाते हैं, अच्छा ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, मेरे दिमाग में खुद आने लग जाता है। ठीक है ना। तो जब हम किसी से डिस्कशन करते हैं ना किसी चीज को लेके, तो वो हमारे दिमाग में खुद ब खुद हमारा जो माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड, उस चीज को ज्यादा ध्यान देने लग जाता है जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो वो खुद जानने लग जाता है कि इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो वो फिर फॉर्मूला, तो मान लीजिए जैसे कोई फॉर्मूला है, वो मेरे को याद नहीं हो रहा, मैंने अपने दोस्त से डिस्कशन की, यार ये फॉर्मूला मेरे को याद नहीं हो रहा, तूने कैसे ये फॉर्मूला याद किया। तो उसने एक तरीका बताया आपको, या बताया कि यार मैंने तो इस फॉर्मूला को याद नहीं किया, मैं तो डायरेक्टली मुझको याद हो गया, कोई मुझे स्पेशल एफर्ट नहीं लगाना पड़ा कुछ भी। पर आपने उससे एक डिस्कशन स्टार्ट की, राइट। जो आपने उससे एक डिस्कशन स्टार्ट की ना, उससे आपके माइंड ने ये समझ लिया कि यार ये चीज तो इंपॉर्टेंट है जो ये डिस्कस कर रहा है। तो अब इसकी तरफ मान लीजिए इस मार्कर की मैं बात कर रहा हूं, जब मैं इस मार्कर के बारे में अपने दोस्त से डिस्कस करने लग गया, तो मेरे माइंड ने अनकॉन्शियसली ये चीज बिठा ली, यार ये मार्कर के बारे में जो इंफॉर्मेशन जान रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अनकॉन्शियसली इसकी तरफ मेरा ध्यान जाने लग जाएगा। तो अब मेरा माइंड ना चाहते हुए भी वो फॉर्मूला जिसको मैं बोल रहा हूं उसकी तरफ जाने लग जाएगा। जब मेरा माइंड इसकी तरफ जाने लग जाएगा, तब इसको जब ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाएगा, तब मेरे लिए ये फॉर्मूला याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं अपने माइंड को फोर्स नहीं कर रहा कि तू इसकी तरफ ध्यान दे, वो अपने आप इस बात को समझ रहा है कि यार इसके बारे में तो ये डिस्कस कर रहा है किसी से, तो इंपॉर्टेंट ही होगा तभी तो ये डिस्कस कर रहा है। तो अपने आप मेरा माइंड इसकी तरफ ध्यान देने लग गया। तो ऐसे डिस्कशन जब आप किससे करोगे ना, किसी को कुछ समझाओगे, किसी को कुछ पढ़ाओगे, किसी से कुछ सीखोगे, डिस्कशन में पढ़ोगे किसी से, तो आपका माइंड खुद ब खुद उस चीज के बारे में इन्वॉल्व होने लग जाएगा और उसके सोल्यूशन निकालने लग जाएगा, राइट। तो जो फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद नहीं हो रहा, आपने अपने फ्रेंड से डिस्कशन की, चाहे आपके फ्रेंड ने उस फॉर्मूला को याद रखने का तरीका बताया ना बताया, आपका मन, आपका माइंड उस फॉर्मूले को याद कर ही लेगा, राइट। नो, ये था 7th पॉइंट। अब जो 8th पॉइंट है उसको लिखने की यहाँ पे जगह तो बची नहीं है, तो अगर आपको नोट करना है तो पहले वीडियो को पॉज करके इन जो पॉइंट्स हैं उनको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्योंकि अब मैं इस बोर्ड को इरेज करूंगा, आपने पॉज करना है तो पॉज करके इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। फिर अब मैं इरेज करके 8th पॉइंट लिखता हूं, राइट। नाउ 8th पॉइंट, इतना इरेज करना बहुत होगा मेरे लिए। 8th पॉइंट लिखना है सिर्फ मेरे को। माई 8th पॉइंट इज माइंड मैप्स।
माइंड मैप्स। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरे को एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि वो स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ रहा है, ठीक है, उसके बारे में वो कुछ फॉर्मूलाज को याद करने की कोशिश कर रहा है, फॉर्मूला बहुत ही डिफिकल्टी से याद हो रहे हैं, तो क्या करूं मैं। तो देखिए, जैसे स्टील स्ट्रक्चर्स में हमारा एक फॉर्मूला है, मान लीजिए जैसे मैं फॉर्मूला लेके आया हूं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट का, उसका क्या फॉर्मूला होता है 2.5 केबी डी टी मिनिमम इंटू एफ यू पी बाई 1.25, और फिर केबी का मिनिमम ऑफ ई बाई थ्री डी नॉट पी बाई थ्री डी नॉट माइनस 0.25 एफ यू बी बाई एफ यू पी, और वन सबसे जो मिनिमम है वो आ जाएगा केबी, और फिर केबी को फॉर्मूला में पुट करेंगे, ऐसे बेयरिंग कैपेसिटी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब बात ये है कि ऐसे तो याद रखना हो सकता है मुश्किल हो, पर अगर हम इसको ऐसे याद रखें कि यार ये बोल्ट का फॉर्मूला है, किसका, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट का, और बोल्ट जब हम अपने आसपास देखते हैं कि गेट का हैंडल गेट से कैसे कनेक्टेड है, या वैसे अलग अलग चीजें दीवार पे कैसी टंगी हुई हैं, तो उसमें हमें एक बहुत ही चीज कॉमन नजर आएगी कि मेक का इस्तेमाल बहुत किया हुआ है, नेल जिससे वो चीज अटैच की हुई है, नेल कह देते हैं हम इंग्लिश में, या जो हिंदी में हम उसको, हिंदी पंजाबी में हम उसको मेख कह देते हैं, उसका बहुत इस्तेमाल किया हुआ है। और बोल्ट को हम अपने विजुअलाइज करें तो बोल्ट मेख का एक बड़ा रूप है। हाँ, उसकी बनतर और टेक्निकलिटीज में आप जाओगे तो वो डिफरेंट है, पर आपने अभी अपने मन में फॉर्मूला याद रखना है, अपने माइंड में तरीके अपनाने हैं अपने, तो वो तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। वो मैं आपको तरीके बता रहा हूं, आप बिल्कुल टेक्निकलिटीज में मत जाइएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको फॉर्मूलाज याद कैसे रखने हैं। मेक है, मेक का बड़ा रूप है बोल्ट, ठीक है, तो अब मेक तो बहुत ही आसानी से हमको इधर उधर दिख जाती है, फिर अब क्या करो ना, अब आप एक मेख से ना इस चीज को रिलेट कर लो कि बोल्ट भी तो मेख का एक बड़ा रूप है, तो मेख जो है ये जो कहीं पे लगी होगी, इसकी बियरिंग कैपेसिटी किसी ने सोची होगी, वो क्या सोची होगी, वो सोची होगी 2.5 केबी डी टी मिनिमम एफ यू पी बाई 1.25। अच्छा, मतलब बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट ये होती है, ओके। तो इससे मैंने क्या किया, जो मैं फॉर्मूला बोल रहा था वो मैं जो आसपास वाली चीज है उससे मैंने वो चीज रिलेट कर ली, मेख जो आसपास ही मुझे नजर आ रही है उससे मैंने बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट का फॉर्मूला जोड़ लिया। ठीक है, माइंड में एक मैंने चीज, एक किसी ऑब्जेक्ट से अपने फॉर्मूला को रिलेट कर लिया। ठीक है, अभी मान लीजिए कि मेरे को गामा सेट का फॉर्मूला नहीं याद हो रहा, ठीक है, या कोई और ऐसा कोई, मान लीजिए गामा सेट का फॉर्मूला ही आपको मैं बता रहा हूं, तो आप क्या कीजिएगा, आप ऐसा कीजिएगा कि जैसे ये देखिए, 1 मिनट के लिए मैं पानी की बोतल लेने गया हूं, ये देखिए कि अच्छा ये पानी का बॉटल है, पानी की बोतल, तो ये क्या है, एस सी इक्वल टू डब्ल्यू जी, राइट, डिग्री ऑफ सेचुरेशन ये होती है, और गामा सेट इक्वल टू जी प्लस सी इंटू गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस सी, पानी से आपने रिलेट कर ली गामा सेट का फॉर्मूला। ठीक है, आपको गामा सेट का फॉर्मूला नहीं याद हो रहा था, आपने ऐसे रिलेट कर लिया। ठीक है, ऐसे करके आप किसी भी, मान लीजिए मेरे को फॉर्मूला किसका, मैं फॉर्मूला लूं, मान लीजिए मैं परमेबिलिटी का फॉर्मूला ले रहा हूं, ठीक है, तो जब भी आप कहीं देखें कि बारिश पड़ रही है, ठीक है, अब मॉनसून का सीजन आने वाला है तो बारिशें तो पड़ेंगी, तो बारिश जब भी पड़ेगी आप अपने दिमाग में ला लीजिएगा कि अच्छा परमेबिलिटी के का क्या फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू के आई होता है, के की यूनिट सी आई होते हैं, के जो फॉर्मूला होता है ये फ्लो नेट में ऐसा होता है, ऐसा, मतलब के आपने फॉर्मूला, जो सभी फॉर्मूलाज के हैं वो सिर्फ आपने इस चीज से रिलेट कर लिया कि अच्छा बारिश पड़ रही है, बारिश पड़ने से अब सॉइल में पानी जाएगा तो परमिएट होगा, परमेबिलिटी का काम आएगा, तो आपने ऐसे रिलेट कर लिया। ठीक है, कोई और फॉर्मूला है वो मेरे को याद नहीं हो रहा, उसको मैंने इस मार्कर से रिलेट कर लिया, तो इस ये जो मार्कर है जो हमेशा मेरे सामने होता है उसको मैंने उस फॉर्मूला से रिलेट कर लिया। अब ये मेरे लिए एक मार्कर नहीं है, वो फॉर्मूला है जो मैं बहुत भूल रहा हूं।
ठीक है। अब जैसे लाइटर जिससे हम अपने गैस जलाते हैं, उससे क्या करते हैं हम अपनी फायर फायर इग्नाइट करते हैं लाइटर से। तो लाइटर से फायर आ रही है, तो मान लीजिए मेरे को फायर डिमांड का फॉर्मूला नहीं याद हो रहा, तो मैंने ये देख लिया कि अच्छा लाइटर से फायर फायर जगती है, तो मतलब अगर कहीं आग लग गई फिर फायर डिमांड की जरूरत पड़ेगी। फायर डिमांड होती है 100√P या 4637√P इंटू 1 - 0.01√P, ठीक है, ये फायर डिमांड होती है। तो मैंने फायर डिमांड का फॉर्मूला अपना जो लाइटर है जो हम रोज अपनी किचन में यूज करते हैं उससे रिलेट कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे को कोई ना कोई तरीका चाहिए था जिससे मैं वो फॉर्मूला में बहुत ज्यादा बोल रहा था, तो मेरे को कोई ना कोई तरीका चाहिए था जिससे वो मैं रिलेट कर पाऊं। तो मैंने रिलेट कर लिया कि अच्छा लाइटर से आग जलती है, आग अगर कहीं लग गई तो उसमें पानी की जरूरत पड़ेगी, फायर डिमांड की जरूरत पड़ेगी, फायर डिमांड का ये फॉर्मूला होता है। मैंने अपने दिमाग में माइंड मैप्स कुछ क्रिएट कर लिए, ठीक है ना, कुछ मैंने क्रिएट कर लिया। अच्छा अगर ये होगा इससे ये फॉर्मूला निकल जाएंगे, आगे इस फॉर्मूला के ये आगे फॉर्मूलाज आ जाएंगे, फिर इसकी ये वैल्यू आएगी, उसका ये यूनिट आ जाएगा, ये यूनिट आ जाएगा, ठीक है। जैसे टाउ फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करूं, टाउ इक्वल टू म्यू इंटू du/dy। फिर आप ले सकते हो कि अच्छा म्यू जो अलग अलग फ्लूइड्स के लिए अलग अलग हो सकता है, कुछ के लिए वेरी कर सकता है, कुछ के लिए कांस्टेंट रहेगा। फिर जो अलग अलग फ्लूइड्स आपको बोल रहे हैं वो आपको याद रहने लग जाएंगे क्योंकि आपने एक चीज को दूसरी से कनेक्ट कर लिया। इसीलिए इसीलिए ये जो फॉर्मूलाज हैं जो आप बोल रहे थे वो आपको याद रहने लग जाएंगे, ठीक है। पर ये जो सारे मैंने आपको तरीके बताए हैं ये बिल्कुल कारगर सिद्ध होंगे तरीके, पर जो बेस्ट चीज है वो तो यही है कि आप रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो। कि जो मैंने सभी मेथड्स आपको बताए हैं बहुत ही काम के तरीके हैं, राइट। पर बेस्ट चीज तो यही है कि आप जितनी ज्यादा इन फॉर्मूलाज की जो आप चीजें बोल रहे हो उनकी रिवीजन करते रहो, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करते रहो, उससे बड़ी और कुछ नहीं है। अब क्योंकि मैंने इस तरफ आपका ध्यान ले आया हूं, जो इधर और इधर जा रहा था वो सिर्फ मछली की आंख की तरफ ही देख रहा है, इसीलिए अब आपकी एनर्जी और आपका टाइम बच गया है। इस टाइम को इस एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, इसको सही डायरेक्शन में ले जाके अपना एक बढ़िया रैंक ले जाना है। जो मैंने आपको मेथड बताया है, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं वो यही है कि मैं ऐसे स्टूडेंट को इधर ले जाऊं, जो इधर है उसको तो इधर ले ही जाऊंगा है, और इधर लेके जाऊंगा भी ऑफ कोर्स, पर जो इधर है उसको भी इधर लेके जाऊंगा। यही मेरा मेथड है, राइट। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो जो मैंने मेथड्स बताए वो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगे होंगे, राइट। तो हम अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच।